सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर वीएसीबी। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए जो कि क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। कौन सा चैप्टर का? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। किस सब्जेक्ट का दोस्त? फिजिक्स का। तो देखिए दोस्त, ये सब पहले 75 तक ऑब्जेक्टिव आप लोग मैं करा दिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें प्लेलिस्ट में जाकर अचीवर वीएसीबी का, तो वहां पे सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, मैं 76 नंबर क्वेश्चन से शुरू करता हूं। कौन सा नंबर क्वेश्चन से? 76 नंबर क्वेश्चन से। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है दोस्त, देखिए, if q be the charge on a body at rest, then the charge on the body when it is moving with a speed v। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना मतलब कि ये क्वेश्चन से आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर क्यू चार्ज है, मतलब कि अगर किसी बॉडी पर क्यू चार्ज है जो कि रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में, वो अभी मोशन नहीं कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि अगर किसी बॉडी पर क्यू चार्ज है रखा हुआ है, अगर किसी बॉडी पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तब उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा अगर वह चार्ज मूव करने लगे। अगर वह चार्ज मूव करने लगे, अगर उसमें कुछ स्पीड आ जाए, तो उस बॉडी पर चार्ज कितना होगा। तो आप लोग दोस्त जानते होंगे कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज क्यू है, तो अगर चार्ज मूव करे या स्टैटिक रहे, तो वो चार्ज के वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अगर वो चार्ज मूव भी कर रहा है, स्पीड भी से अगर वो मूव भी कर रहा है, तो उसका जो चार्ज रहेगा, यानी उस बॉडी पर जो चार्ज रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या कहने का मतलब? वो कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। अगर वो चार्ज मूव कर रहा है या फिर स्पीड है या फिर कुछ भी, अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है या फिर वो मोशन में है, तो उतना ही चार्ज रहेगा। कितना रहेगा? यानी आप लोग का ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन ही आप लोग का सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 76 था। इस तरह से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। देखिए दोस्त, मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूं कि ये सब जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग जरूर से पढ़ें। यहां से आप लोग का 4 से 5 नंबर फिक्स पक्का है, क्योंकि मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। कम से कम एक चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। ये तो अभी फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन अब से वीडियो कंटिन्यू जाएगा, डेली बेसिक्स पे जाएगा। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत पहले खराब था, तो अब मैं कंटिन्यू रहूंगा। तो आप लोग के लिए दोस्त बना रहूंगा। आप लोग अचीवर वीएसीबी चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सारा कुछ करें। यहाँ पे आप लोग का टेलीग्राम से जुड़े आप लोग। इसके अगर आप लोग चलाते होंगे ये टेलीग्राम, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पे सारा कुछ से जुड़ सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा? 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफोरस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग। देखिए दोस्त, एक जो होता है इलेक्ट्रोफोरस, जो होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? ये दोस्त पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। क्या? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? यानी इलेक्ट्रोफोरस एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। यानी इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन यहां से सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेज वाज डिस्कवर्ड बाय। यानी कहने का मतलब ये दोस्त कह रहा है ये क्वेश्चन कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, वो किस वैज्ञानिक ने दिए थे, यानी किस वैज्ञानिक के लॉ से वो उत्पन्न हुआ था, कौन सा वैज्ञानिक वो डिस्कवर किए थे। तो आप लोग जानते होंगे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो एक कूलम्स लॉ की वजह से लगता है। यानी कूलम्स लॉ कहने का मतलब कि कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं से वो लॉ का नाम रखा गया, यानी कूलम्स लॉ। यानी इस प्रकार से आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे? क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 यही बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर वेरीज एज। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है दोस्त, रुक जाइए फिर से। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर वेरीज एज। अगर दो चार्जेस यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, यानी दो इलेक्ट्रॉन है जिसके बीच का सेपरेशन आर है। सेपरेशन कहने का मतलब उसके बीच का दूरी आर डिस्टेंस है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है या फिर किसके इन प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो उसका जो सेपरेशन होता है, वो सेपरेशन के स्क्वायर के
इन प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी सेपरेशन के स्क्वायर के इन प्रोपोर्शनल होता है। तो सेपरेशन का स्क्वायर कहने का मतलब क्या? आर स्क्वायर नीचे था, डिनोमिनेटर में था, तो अगर न्यूमिनेटर में जाएगा यानी कि वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर पे पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर पे पावर -2, क्योंकि आर स्क्वायर नीचे तो वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो आर पे पावर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का डी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 80 यही बोल रहा है, देखिए, 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the figure. The net force on a charge kept at the center O. कहने का मतलब ये कह रहा है, देखिए आप लोगों को मैं फिगर सोच करवाता हूँ अच्छे से, वो तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। एक है 1Q चार्ज, एक है 2Q और 2Q ऐसे करके है, प्लस Q ऐसे करके है, यानी चारों पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन चारों का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। तो पूछ रहा है कि नेट फोर्स यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O पे कितना होगा, यानी पॉइंट O कहाँ पे? सेंटर पे है, यानी Q जो स्क्वायर का जो सेंटर है वहाँ पे पॉइंट O है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉइंट A पे जो नेट फोर्स लगेगा, यानी चारों चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो कितने लगेगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा। अगर मान लिया जाए पॉइंट O पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो क्या होगा? +2Q, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण रिपल्सन होगा, इसके कारण, यानी चारों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से क्या होगा? नेट फोर्स ऑन द सेंटर पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग का कौन सा ए ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे? 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 यही बोल रहा है दोस्त, the direction of electric field on axial line of the electric dipole due to electric dipole is। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ऑन एक्सियल लाइन पे, यानी एक्सियल लाइन पे। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन पर, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन होता है, यानी जिस ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उसी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। ये किस केस में? जब वो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो, यानी एक्सियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो उसी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। किस ओर? जिस ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस ओर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव में ये करवाया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव से चलता है, मतलब कि नेगेटिव से चलता है और पॉजिटिव की ओर चलते बनता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। इस प्रकार से आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगर दोस्त आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वहां पे तो मैं अच्छे से और रिप्लाई दूंगा, उसका जवाब और अच्छे से बोर्ड पर जाकर दूंगा। अगर आप लोग को डाउट होता है, तब नहीं डाउट होता तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और यहाँ से नंबर बेनिफिट पाइए, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कुछ भी प्राइस नहीं लग रहा, कुछ भी रुपया कुछ भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ पढ़ सकते हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 यही बोल रहा है, the direction of electric field on equatorial line of the electric dipole due to electric dipole is। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कहने का मतलब सिर्फ थोड़ा सा सेंस अलग है। वो पूछ रहा था एक्सियल लाइन पे, ये पूछ रहा है इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन कहने का मतलब एक प्रकार का वर्टिकल तो नहीं होता, लेकिन वर्टिकल ही होता है। अगर आप लोग समझ सकते हैं ऐसे तो अलग मैटर है, क्योंकि एक्सियल लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं, लेकिन एक प्रकार का जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वो एक प्रकार का समझ वर्टिकल जैसा होता है। तो वही पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का
इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होगा। तो इसमें जस्ट दोस्त थोड़ा उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए आप लोग एक्सियल लाइन पे क्या पढ़े थे, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग हो जाता है, इक्वेटोरियल लाइन पे थोड़ा सेंस अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन वो तो रहता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहता ही रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो और मैं बोर्ड पे अच्छे से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया नहीं समझ में आया, तो मैं बोर्ड पे इसको अच्छा से और ब्रीफली से समझा सकता हूं। तो दोस्त इस तरह से आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 यही बोल रहा है कि when electric dipole is placed in a uniform electric field such a way the axis of dipole is perpendicular to the of electric field। तो पूछ रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो उसके एक्सिस पे जो अगर उस, यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाता है तो उसके एक्सिस के डायपोल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी उसके एक्सिस के डायपोल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उस पे इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कितना एक्ट करेगा, यानी कितना टॉर्क उस पर फोर्स लगाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि उस पर जो टॉर्क जो फोर्स लगाता है वो मैक्सिमम लगाता है। क्या लगाता है दोस्त, मैक्सिमम लगाता है। यानी इस प्रकार से आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आप लोग दोस्त ये सब ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा तो पछताइएगा बाद में, और यहाँ से काफ़ी आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 यही बोल रहा है दोस्त कि when electric dipole is placed in a uniform electric field such a way direction of electric dipole moment be parallel or anti-parallel to the direction of electric field the torque acting of electric dipole is। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है ये, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के पैरेलल ही होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है। उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। कहने का मतलब पैरेलल मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल उसके जस्ट उल्टा, लेकिन पैरेलल और एंटी पैरेलल है। तो पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो पूछ रहा है कि टॉर्क उस पर कितना, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क उस पर कितना एक्ट करेगा, कितना फोर्स उस पर एक्ट करेगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जब पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो क्या कहने का मतलब वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है या फिर 180 डिग्री बन रहा है। जब वो पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है। किसके बीच, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। और या अगर एंटी पैरेलल हो तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क लगेगा, यानी नेट फोर्स का जो टॉर्क लगेगा वो आप लोग के 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्त हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है उसी के बारे में मैं संक्षेप में बताता हूँ, पूरा डिस्कस करके बताता हूँ, और जो ऑप्शन सही रहता है उसी में मैं लाल कलर का बॉक्स से घेरा कर देता हूं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 ये बोल रहा है दोस्त कि when an electric dipole is placed in a uniform electric field it will experience, यानी कहने का मतलब जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और उस पर जो नेट फोर्स होता है वो 0 के इक्वल होता है। टॉर्क 0 नहीं होता है, लेकिन नेट फोर्स 0 के इक्वल होता है हमेशा। क्या होता है, नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज इक्वल टू 0 और टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। यानी इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 ये बोल रहा है दोस्त
कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस, बस जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है। देखिए दोस्त, हर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ अभी, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, समझ रहे हैं कि नहीं। उस समय था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था, मतलब कि ये डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। इसमें देखिए जस्ट दे दिया यूनिफॉर्म और फिर दे दिया नॉन यूनिफॉर्म। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म करने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर जगह एक समान जैसा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी रहेगा वो हमेशा एक, मतलब कि एक जगह, मतलब कि जो सराउंडिंग में जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि हमेशा वो चेंज होते रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो वही बोल रहा है कि जब किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि उस पर जो टॉर्क और नेट फोर्स ऑन द डायपोल दोनों उस पर लगता है, जीरो नहीं होता है। इसमें जीरो कोई भी नहीं होता, ना नेट फोर्स जीरो होता है ना ही नेट टॉर्क जीरो होता है। बस इस पे दोनों प्रकार का फोर्स लगता है, यानी एक टॉर्क भी फोर्स लगता है और एक प्रकार का डायपोल भी फोर्स लगाता है। यानी इस प्रकार से आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे नेट टॉर्क जीरो था, सॉरी नेट टॉर्क जीरो नहीं था, नेट फोर्स वहाँ पे जीरो था, लेकिन नेट टॉर्क क्या था? वेरिएबल था। यहाँ पे क्या है कि दोनों वेरिएबल होता है लेकिन दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेट टॉर्क भी और नेट फोर्स भी। मतलब कि इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द पर यूनिट, यानी कि ये किसके पर यूनिट के इक्वल होता है? तो आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पर यूनिट के इक्वल होता है, यानी आप लोग का सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो इलेक्ट्रिक डायपोल में मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पर यूनिट के इक्वल होता है। क्या होता है? पर यूनिट के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर यूनिट के इक्वल होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड टॉर्क ऑन इट इज जीरो देन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ये तो आप लोग को पहले क्वेश्चन में करवाएं, तो जैसे इसका थोड़ा उलट पुलट कर दिया है, सेंस दोनों का सेम ही है लेकिन थोड़ा उलट पुलट कर दिया, आपको बचाने का कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? सेंस दोनों का एक ही है क्वेश्चन का कि क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो जान रहे हैं कि वहाँ पे क्या लगेगा, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो लगेगा। कहने का मतलब वहाँ पे जो होता है नेट टॉर्क जो होता है वो जीरो लगता है। तो पूछ रहा है देन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, यानी इक्विलिब्रियम होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यानी क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में वहाँ पे क्या होता है, नेट टॉर्क जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, बी ऑप्शन इस तरह से आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है दोस्त कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टॉर्क एक्ट्स ऑन इट इज जीरो देन द डायपोल इज इन पोजीशन ऑफ। देखिए जस्ट क्वेश्चन सब एक तरह का सेमी सेंस का है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को क्रिएट कर रहा है। तो आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, अच्छे से पढ़िए समझिए, तो आप लोग का सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सेंस को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। फिजिक्स एक है कंसेप्चुअल ये सब्जेक्ट है, अगर इसमें आप लोग कंसेप्ट बना लेते हैं तो आप लोग को बहुत आनंद इस सब्जेक्ट में पढ़ने में आएगा। फिजिक्स मेरा भी थोड़ा अच्छा, मतलब कि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स शुरू से ही, क्लास 9-10 से ही। तो फिजिक्स एक है कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जो कि अगर आप इसको कंसेप्ट से पढ़ते हैं, पूरा थिंकिंग से पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के भाव से मत समझिए कि हाँ पढ़ रहे हैं, इसको कंसेप्ट से समझिए कि हम लोग डेली लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें जो भी होता है फिनोमेना जो भी देखते हैं हम लोग डेली लाइफ में, ये क्या होता है, कैसे होता है। तो इस भाव से पढ़िएगा तो आप लोग को आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद महसूस होगा। ऐसे तो आप लोग अभी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को कम समय में जल्दी से फोकस करना है, तो आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, मतलब कि पढ़ने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिजिक्स एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसको अगर आप लोग कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो आप लोग को ज्यादा आनंद आता है। ज्यादा आनंद करने का मतलब ज्यादा मजा आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टॉर्क एक्ट्स ऑन इट जीरो देन द डायपोल इन ए पोजीशन ऑफ। तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है दोस्त? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। पैरेलल था तो वो क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में था।
लेकिन जब वो एंटी पैरेलल हो जाता है तो टॉर्क तो हमेशा दोनों जगह जीरो लगता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल हो। नेट टॉर्क तो जो दोनों जगह जीरो ही लगता है, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो पोजीशन होता है, डाइपोल मोमेंट का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा चेंज होता है। यानी एक जगह रहता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी अस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और एक जगह रहता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब, इक्विलिब्रियम तो कहने का मतलब कि नेट फोर्स वहाँ पे जीरो लगेगा ही। जहाँ भी इक्विलिब्रियम आ गया तो वहाँ तो नेट फोर्स जीरो लगता ही है, आप लोग शुरू से ही जानते होंगे, 11th से, क्लास 11 से ही। जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स वहाँ पे जीरो हो, कोई भी सिस्टम पे, कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो। लेकिन अनस्टेबल और अस्टेबल में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के पैरेलल होगा तो वहाँ पे अस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस। क्या डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करता है, तो आप लोग जानते होंगे सिर्फ टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वहाँ पे फोर्स वोर्स नहीं होता, सिर्फ वो टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है, सिर्फ टॉर्क। यानी आप लोग का इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं कमेंट करके अच्छे से ये समझाऊंगा बोर्ड पे भी, क्योंकि यहाँ पे छोटा स्क्रीन रहता है, यहाँ पे मैं समझाने में बनता नहीं, वहाँ पे मैं फेस वैल्यू से समझाऊंगा, फेस भी मेरा दिखेगा और सारा कुछ वहाँ पे कंसेप्ट से सिखाऊंगा। तो इस तरह से दो चलता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एक्सिस। ये फिर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ टेक्स पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट से डिस्टेंस को हम लोग को लेना है, मिड पॉइंट के उसके, यानी दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, यानी डाइपोल जो है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज उसके मिड पॉइंट के से हम लोग को डिस्टेंस मापना है, मेजर करना उसके मिड पॉइंट से। रेशियो इसका पूछ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एक्सिस, तो इसका रेशियो पूछा है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू क्यू होता है, P इजिकल टू क्यू ए, यानी क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है, और ए क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, ए क्या डिस्टेंस होता है। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से ये सही हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन ये ऐसा बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आने लायक नहीं है आप लोग का बिहार बोर्ड में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्टिव थोड़ा इजी रहता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है तो फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अगर टाइम होगा तो। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो किसके डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायमेंशनल फार्मूला के उसका भी डायमेंशनल फार्मूला दोनों का यानी इक्वल आता होगा। तो आप लोग का यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी गुने एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल आता होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, P इजिकल टू क्यू है। क्यू कहने का मतलब क्या, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, IT, क्योंकि चार्ज का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, तो फार्मूला से आप लोग डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, तो IT। और फिर A होता है, A कहने का मतलब कि डिस्टेंस का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, L यानी लेंथ, या फिर मीटर बोल सकते हैं, यानी ITL। तो ITL, और फिर यहाँ से डाइपोल मोमेंट का ये हो गया, इसका ये हो गया, क्या बोलते हैं, ये डायमेंशनल फार्मूला, समझ रहे हैं कि नहीं। और इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी गुने एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या हो जाएगा, या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आप लोग को फार्मूला से पता होना चाहिए, फार्मूला से आप लोग डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। याद कितना कीजिएगा, याद करने का थोड़ी ना ये सब चीज़ रहता है, एक चीज़ थोड़ी ना याद करने का रहता है जो आप लोग याद कर सकते हैं। ऐसे तो अभी आप लोग का लास्ट मोमेंट है, तो आप लोग रट कर भी जा सकते हैं, तो आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर अचीव कर पाइएगा, लेकिन याद कितना करेगा लोग। इस तरह से चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 73 पे।
क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पे आई क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोले हैं कि LTI होगा। LT कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, P इजिकल टू Q है। Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा IT। और फिर ए यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ यानी L। तो इस प्रकार से आपको आप लोग का ITL हो जाएगा। M तो ऐसे ही दे दिया है, M पे पावर 0 कहने का मतलब कि कुछ नहीं है, 1 है, तो LTI ये हो जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से जो दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, यानी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने का मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी कहने का मतलब कि एप्सिलॉन आर, समझ रहे हैं कि नहीं, रिलेटिव कांस्टेंट। यानी यहाँ पे कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है यानी एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मेटल पे, किसी भी मेटल पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी इन्फानाइट होता है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला है दोस्त कि कंसीडर 3 चार्जेज बॉडी P, Q एंड R। इफ P एंड Q रिपेल ईच अदर एंड P अटैक्स R, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड R। तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में भी कराया था, तो आप लोग इसमें से कोई सेंस मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का फर्स्ट टॉपिक का ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अगर अटैक कर रहा है तो दूसरे चार्ज को वो रिपेल कर रहा है तीसरे चार्ज को, तो दोनों चार्ज में रिलेशन क्या होगा। तो आप लोग को मैं ये क्वेश्चन समझाया था ये फर्स्ट वीडियो में ये, तो आप लोग आसानी से उस वीडियो को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का जो सही आंसर आएगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बोर्ड पर भी अच्छे से समझा सकता हूँ। ये सब क्वेश्चन है सिर्फ सेंस का है, मतलब है कुछ नहीं, थोड़ा सा बस लंबा प्रोसेस क्या है, बस सोचने का है। समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे उतना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टाइम का बर्बादी हो जाएगा। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेपरेशन इज ऑल्सो डबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डेम्यूल। यानी कहने का मतलब ये है कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो था वो डबल कर दिया गया। और समझ रहे हैं कि नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेज इज डबल, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ पहले क्या था कि दो चार्जेज का जो भी मैग्नीट्यूड था और डिस्टेंस r था, तो दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा था वो पहले लिख लेना। लेकिन फिर क्या काम करना है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको डबल कर देना है, दोनों चार्ज का, और उसका सेपरेशन भी हमको डबल कर देना है। पहले r था तो उसका 2r कर देना है, पहले चार्ज q था तो उसको 2q कर देना है। समझ रहे हैं कि नहीं, तो फिर उसका फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होगा, यानी डबल ये हो जाएगा पहले से कि बिकम्स 4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर रिमेंस अनचेंज यानी उतना ही का ही उतना रहेगा, यानी बिहेव क्या करेगा यानी हाफ ये हो जाएगा। तो आप लोग का क्या होता है कि रिमेंस अनचेंज होता है। क्या होता है, रिमेंस अनचेंज। क्यों हो जाता है अनचेंज, यानी रिमेंस अनचेंज करने का मतलब कि कांस्टेंट रहता है, यानी उतना का उतना ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सेपरेशन का स्क्वायर का भी दुगना कर दिए हैं, यानी उसका बीच का जो सेपरेशन था वो भी दोगुना कर दिए हैं, और यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोगुना कर दिए हैं, तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि कट जाएगा ऊपर नीचे दोगुना वाला वो 4 वाला। तो आसानी से आप लोग ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर से। इस फॉर्मूला से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है, आप लोगों को सिर्फ लगता होगा थोड़ा लेंदी जैसा, कुछ नहीं है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है कि 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ए पिच बॉल, द चार्ज ऑन द पिच बॉल विल बी, यानी पिच बॉल पर चार्ज कितना होगा, तो आप लोग को 1.6 × 10 to the power -13 कूलम के इक्वल होगा। 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ए पिच बॉल, यानी पिच बॉल पे 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दिया गया है, तो पिच बॉल पे कितना चार्ज होगा, तो 1.6 × 10 to the power -13 कूलम के इक्वल होगा। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला है कि ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज ब्राउट नियर द डिस्क ऑफ अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, द लीफ्स डाइवर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप लोग इस तरह से देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द लीफ्स, यानी पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 99 ये बोला है कि मिड वे बिटवीन द 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज विच वी प्लेस्ड द थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी इस तरह से आप लोग का यहाँ पे जो होगा द थर्ड चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम के इक्वल होगा, यानी आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को अगर दोस्त इस समय दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको ब्रीफली से यानी संक्षेप के रूप में आप लोग को डिस्कस वहाँ पे कर दूंगा, यानी समझा दूंगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे।
क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 यही बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल कॉइन्स हैविंग सिमिलर चार्ज आर प्लेस 4.5 मीटर ए पार्ट ऑन ए टेबल, यानी एक दूसरे से 4.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। दो आइडेंटिकल कॉइन्स है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो 40/9 न्यूटन के इक्वल लग रहा है। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द इच कॉइन, यानी दोनों कॉइन पे कितने चार्ज होगा, तो आप लोग जानते होंगे यहाँ से निकाल सकते हैं वही फॉर्मूला से, F=Q1Q2/R² और आसानी से निकाल सकते हैं। आप सेपरेशन भी दे दिया गया, फोर्स दे दिया गया, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं दोस्त। तो इस तरह से आप लोग का जो, और दोनों आइडेंटिकल कॉइन्स है, दोनों आइडेंटिकल कॉइन्स कहने का मतलब कि दोनों एक ही प्रकार का कॉइन्स है, दोनों के ऊपर चार्ज जोड़ेगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इक्वल रहेगा। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो आप लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं Q² करके फॉर्मूला F=Q1Q2/R²। Q1Q2 क्या हो जाएगा? Q² के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज आइडेंटिकल है। तो आप लोग आसानी से Q का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आप लोग का 100 माइक्रोकूलम के इक्वल आएगा, 100 माइक्रोकूलम के इक्वल आ जाएगा। माइक्रो कहने का मतलब क्या है? 10⁻⁻6 कूलम ऐसे करके आएगा। तो 100 माइक्रोकूलम के इक्वल आएगा आंसर। तो आप लोग का दोस्त 100 क्वेश्चन यहाँ पे सेट एक पूरा हो गया, 75 से 100 क्वेश्चन का एक सेट हो गया। फिर से आप लोग का एक पार्ट वीडियो। तो आप लोग दोस्त यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग यहाँ से अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो अचीवर PSCB पे जाएँ, वेबसाइट पे जाएँ, गूगल पे ये वेबसाइट है, वहाँ पे सर्च करें, या फिर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा वेबसाइट का। तो आप लोग वहाँ से भी इसका PDF सारा कुछ देख सकते हैं वगैरह। अभी धीरे धीरे और भी डाउनलोड हो रहा है, सारा कुछ वहाँ पे लिखा रहा है सारा कुछ, लेकिन आप लोग को मटेरियल धीरे धीरे प्रोवाइड किया जा रहा है। और भी बहुत सारा वहाँ ये मटेरियल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का ही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारा कुछ का वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग दोस्त इस चैनल से बने रहिए। अगर आप लोग कोई नए बंदे जुड़ते हैं तो आप लोग अचीवर PSCB को सब्सक्राइब करें और हम लोग को मोटिवेट करें ऐसे करके। तो आप लोग को अगर हम लोग मोटिवेट होंगे तो आप लोग को भी अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि चार्ज रहेंगे। कहने का मतलब चार्ज, क्योंकि आप लोग चार्ज का चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तो हम भी चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्त 100 क्वेश्चन का एक सेट पूरा हो गया, यानी 75 से 100 क्वेश्चन का। तो आप लोग दोस्त अगर इसका कॉमेंट, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, तो मैं अच्छे से उसका रिप्लाई दूंगा और मैं अच्छे से क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो इस तरह से दोस्त आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।